हेलो टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी की जो करंट सीरीज है वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और आज लेक्चर सेकंड में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप की वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके फंक्शंस क्या क्या हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो हमने लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था कि हमारे बॉडी के अंदर जो बोन है, बोन के हेड पार्ट में किस तरह के बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं बेटा। रेड बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, और बोन का जो मिड पार्ट है उसके अंदर किस तरह के बोन मैरो प्रेजेंट है, येलो बोन मैरो। अब देखो, एडल्ट बॉडी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो एरिथ्रोपोएसिस की प्रोसेस है वो कहाँ चल रही होती है, रेड बोन मैरो के अंदर चल रही होती है। क्योंकि रेड बोन मैरो के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, स्टेम सेल्स प्रेजेंट है जो आगे चल करके डिवाइड होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं और मैच्योर होते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स आगे चल करके फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या बनाते हैं, प्लेटलेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट की कौन सी रेड ब्लड, कौन सी सेल्स हैं बेटा, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, उसके बाद कौन है, प्लेटलेट्स हैं। उसके बाद कौन है बेटा, वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का नंबर मिलियंस में होता है, प्लेटलेट्स का नंबर लैक्स में होता है, और वाइट ब्लड सेल्स का नंबर थाउजेंड्स में होता है। ठीक है, अब देखो, अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि जो रेड बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स जो हैं आगे चल करके डिफ्रेंशिएट होते हैं और डिवाइड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर। तो ल्यूकोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट और मेगा कैरियोसाइट्स। अब देखो, किसी भी टर्म के बैक में क्या अटैच हो, ब्लास्ट, मतलब वो सेल्स कैसी हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स हैं। तो ल्यूकोब्लास्ट आगे चल करके क्या बनाते हैं, ल्यूकोसाइट्स बनाते हैं, जिनको हम आप और क्या बोलते हो, वाइट ब्लड सेल्स। इरिथ्रोब्लास्ट जो है वो क्या बनाते हैं, रेटिकुलोसाइट्स बनाते हैं, आगे चल करके ये मैच्योर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स। इसी तरीके से अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, तो मेगा कैरियोसाइट्स का मेगा का मतलब क्या होता है बेटा, बड़ा। ठीक है, बिग, बिग साइज के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उस तरह की सेल्स को हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, जो आगे चल करके क्या बनाते हैं, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो, रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है वो लगभग कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज। ठीक है, और 120 डेज के बाद जनरली इन रेड ब्लड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, और डैमेज होने के बाद रेड ब्लड सेल्स का लाइफ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो जब लाइफ कंप्लीट होता है तो इसे कहाँ पर ये खुद को डेड कर लेते हैं, तो स्प्लीन्स में। स्प्लीन क्या है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि स्प्लीन क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रगाह कौन है, स्प्लीन। और स्प्लीन इटसेल्फ क्या है बेटा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, तो अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं और जो प्लेटलेट्स हैं ये कैसे होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब न्यूक्लियस जो है वो वहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। बट इनिशियल स्टेज ऑफ आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैचुरेशंस आरबीसी का होता है, न्यूक्लियस का साइज धीरे धीरे छोटा हो जाता है और एक टाइम पर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, अब देखो, एक टर्म आता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मतलब वाइट ब्लड सेल्स। अगर हम इसके काउंट की बात करते हैं तो काउंट कितने प्रेजेंट बेटा, 6000 टू 8000 क्यूबिक मिलीमीटर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर। अगर हम रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स को कंपैरिजन करते हैं रेशियो के फॉर्म में, तो आपके बॉडी में आरबीसी का नंबर जो है मिलियंस में है और वाइट ब्लड सेल्स का नंबर 1000 में है। तो इसका रेशियो कितना निकल के आता है बेटा, 600:1। ठीक है, अब देखो, दो डिफरेंट टर्म्स होते हैं। एक टर्म होता है ल्यूकोसाइटोसिस, दूसरा टर्म होता है ल्यूकीमिया। दोनों की केस में वाइट ब्लड सेल्स का नंबर आपके बॉडी में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर नंबर कितना होता है बेटा, 6000 टू 8000 क्यूबिक मिलीमीटर। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जब भी इन्फेक्शंस होते हैं तो ये नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स का नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है किसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको हम किस टर्म से डिफाइन करते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर वाइट ब्लड सेल्स का नंबर कैंसर के केस में अगर नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया। अब देखो, एक टर्म आता है डायपिडाइसिस। डायपिडाइसिस क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि सेल्स के थ्रू परफॉर्म होने वाला एक प्रोसेस है, सेलुलर प्रोसेस है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन में बॉडी में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो मूव करते हैं, और मूव करके कहाँ जा रहे हैं बेटा, साइट ऑफ इन्फेक्शन में। तो वाइट ब्लड सेल्स के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, अम्बेबॉइडल मूवमेंट बोलते हैं। देखो, अम्बेबॉइडल जो टर्म है ना वो अमीबा से लिया गया है। अमीबा का जो स्ट्रक्चर है ना वो फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि अमीबा के सराउंडिंग में किस साइड फूड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, फूड पार्टिकल प्रेजेंट है,
और सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करके फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, इनटेक करते हैं। सिमिलर वे में जो ब्लड कैपलरीज हैं उसके अंदर से वाइट ब्लड सेल्स जो हैं अपने आप को स्क्वीज आउट करके बाहर निकलते हैं और साइट ऑफ इन्फेक्शन तक रीच करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि वाइट ब्लड सेल्स के अंदर मूवमेंट किस तरह का देखा जाता है, अम्बेबुआइडल मूवमेंट देखा जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर एक टर्म हम अंडरस्टैंड करते हैं, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। हर चीज़ की अपनी क्या है, एक लाइफ स्पैन है। जैसे रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कितना है बेटा, तो 120 डेज है। इसी तरीके से वाइट ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है ये डिपेंड करता है हमारे बॉडी के अंदर नेचर ऑफ इन्फेक्शन का, मींस इन्फेक्शन की सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है। तो इसका लाइफ स्पैन आवर्स में भी हो सकता है बेटा, डेज में भी हो सकता है, और बहुत लंबे साल तक के लिए भी हो सकता है। जैसे आपके बॉडी के अंदर क्या बन रहा है, ये मेमोरी सेल्स बनते हैं। तो मेमोरी सेल्स का जो है अल्टीमेट पर्पज़ क्या है, मेमोराइजेशन करने का पर्पज़ है। तो वाइट ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है आवर्स टू डेज, डेज टू ईयर्स। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं, कौन कौन से वाइट ब्लड सेल्स आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। तो ए ग्रैनुलोसाइट जो होते हैं वो जनरली क्या है बेटा, विदाउट ग्रैन्यूल्स के स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पर ग्रैन्यूल्स के स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। लेकिन ग्रैनुलोसाइट्स में अगर हम लेके चलते हैं तो वहाँ पर स्पेसिफिकली ग्रैन्यूल्स के स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब देखो ए ग्रैनुलोसाइट्स के मेजरली दो ही टाइप्स हैं, एक तो है लिम्फोसाइट, दूसरा क्या है बेटा, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट का अगर हम साइज लेकर के चलते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 8 माइक्रॉन। और मोनोसाइट का अगर हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं तो मोनोसाइट का जो साइज है वो कितना है बेटा, 18 माइक्रॉन। सिमिलर वे में ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप की सेल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और इनका जो साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 10 माइक्रॉन। ठीक है, अब देखो अगर कॉन्सेंट्रेशन वाइज अगर हम लेके चलते हैं तो एक ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा, 20 से 25%। मोनोसाइट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 6 to 8%। और सिमिलर वे में अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, तो ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट की कौन सी सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स का नेचर कैसा होता है बेटा, फैगोसाइटिक नेचर होता है, और इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 60 to 65%। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसके अंदर किस तरह के लोब्स के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मल्टी लोब। कैसे स्ट्रक्चर बेटा, मल्टी लोब। ठीक है, सिमिलर वे में इसनोफिल्स के अंदर कैसे हैं, हेडफोन शेप के लोब्स प्रेजेंट हैं। बेसोफिल्स के अंदर कैसे हैं, एस शेप्ड के लोब प्रेजेंट हैं। तो ब्रॉडली अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स को देखते हैं तो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए, एक है बेटा ए ग्रेनुलोसाइट, दूसरी क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में हम लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की बात करते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स में हम न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसनोफिल्स की बात करते हैं। अब देखो खास बात यहाँ पर अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो लिम्फोसाइट्स के अंदर जो न्यूक्लियस का शेप है वो कैसा है, राउंड है। लेकिन मोनोसाइट के अंदर शेप कैसा है, किडनी शेप है। कैसा बेटा शेप है, किडनी शेप। और यहाँ पर अगर हम ग्रेन्यूल के स्ट्रक्चर, लोब्स के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, न्यूट्रोफिल्स के अंदर कैसा है, मल्टी लोब्ड है। इसनोफिल्स के अंदर कैसा है, हेडफोन है। और बेसोफिल्स के अंदर कैसा है बेटा, एस शेप्ड है। ठीक है, अब देखो फंक्शन अगर हम बात करते हैं ना कि ग्रैनुलोसाइट सेल्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो न्यूट्रोफिल्स का नेचर कैसा है बेटा, फैगोसाइटिक नेचर है। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब है ऐसी सेल जो आपके बॉडी के अंदर फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, मतलब सेल को क्या कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं। अब देखो बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती है। फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी के अंदर कोई एंटीजन इंटर कर रहा है और एंटीजन के अगेंस्ट में आपके इम्यून सिस्टम ने क्या बनाया, एंटीबॉडी बनाया। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस फॉर्म हो रही है, तो वहाँ पर जो सेल डेवरीज बन रही हैं उसको कौन ईट कर लेगा, आपके बॉडी में प्रेजेंट फैगोसाइटिक सेल्स। तो न्यूट्रोफिल्स का नेचर कैसा है बेटा, फैगोसाइटिक इन नेचर है, मतलब फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में हमने यही पॉइंट अभी हाईलाइट किया, द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग द फॉरेन एजेंट एंड डिस्ट्रॉइंग देम। ठीक है, कौन कर रहा है, न्यूट्रोफिल्स कर रहा है। इसनोफिल्स का नंबर जनरली अगर आप देखोगे, स्नोफिल्स का नंबर कब बढ़ता है, जब भी आपके बॉडी के अंदर वर्म लाइक इन्फेक्शंस होते हैं या पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं। तो हमेशा याद रखना बेटा कि स्नोफिल्स का नंबर कब बढ़ता है, तो हमेशा याद रखना ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, तो आपके बॉडी के अंदर जब भी एलर्जिक रिएक्शंस स्टार्ट होंगी किसी इन्फेक्शंस की वजह से, तो उस टाइम पर स्नोफिल्स का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्नोफिल्स क्या रिलीज करेंगे, एंटी एलर्जिक कंपाउंड्स रिलीज करेंगे, हिस्टामिनिडेज। ठीक है, तो हमेशा याद
याद रखना कि जब भी आपके बॉडी में इन्फेक्शंस होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, आपके स्किन में, आपके बॉडी पार्ट्स में क्या आएँगे बेटा? स्वेलिंग आएँगे और उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए नेचुरल वे में इसिनोफ़िल्स क्या रिलीज़ करती हैं? एंटी एलर्जिक कंपाउंड्स रिलीज़ करती हैं। अब देखो बेसोफिल्स जो है ना, वो कुछ कंपाउंड्स को सेक्रेट करते हैं। वो कौन-कौन से कंपाउंड है? जैसे एक कंपाउंड है हिस्टामाइन, दूसरा कंपाउंड है सेरोटोनिन और तीसरा कंपाउंड क्या है बेटा? हिपैरिन। तो हिस्टामाइन जो है ना, वो हमारे ब्लड वेसल्स पर एक्ट करके ब्लड वेसल्स को क्या कर देते हैं? डायलेट कर देते हैं। तो हिस्टामाइन का नेचर कैसा हो गया? वैसोडाइलेशन टाइप का नेचर हो गया। सेरोटोनिन जो है हमारे ब्लड वेसल्स पर एक्ट करके हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखो डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन को इस तरीके से अंडरस्टैंड करना कि अगर हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएँगे, तो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होने वाला जो प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स डायलेट हो रहे हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो हिस्टामाइन जो है वो कैसा है बेटा? वैसोडाइलेशन कॉज़ करता है। एक्ट किसकी तरह काम कर रहा है? ब्लड वेसल डायलेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है? सेरोटोनिन जो है वैसो कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम कर रहा है। सिमिलर वे में आपके बॉडी के फ्लूइड को नहीं जमने एंटीकोगुलेंट फैक्टर कौन है? हिपैरिन है, ठीक है? तो हिपैरिन किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? एंटीकोगुलेंट एजेंट की तरह, ठीक है? अब देखो हमेशा याद रखना कि न्यूट्रोफिल्स जो है फैगोसाइटिक नेचर हैं, इस्नोफिल्स जो हैं एंटी एलर्जिक कंपाउंड्स रिलीज़ करते हैं और बेसोफिल्स जो हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और वो केमिकल कौन-कौन से बेटा? हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपैरिन, ठीक है? तो हिपैरिन जो है बेटा किसकी तरह काम कर रहा है? एंटीकोगुलेंट फैक्टर मतलब ब्लड को क्लॉट होने से क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है। अब देखो एक मैकेनिज्म होती है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग जो है ना वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। मीन्स जब भी आपकी बॉडी में इंजरी होती है तो उस टाइम पर ब्लड के लॉस को प्रिवेंट करती है बॉडी ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के थ्रू। उसको हम आगे चल करके इसी चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि हिपैरिन जो है ना वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, ठीक है? सिमिलर वे में अगर हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं तो लिम्फोसाइट्स के कौन-कौन से टाइप है बेटा? बी लिम्फोसाइट्स है और क्या है बेटा? टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो डिफरेंशिएट और मैच्योर होते हैं 2 अलग-अलग सेल्स में, एक को बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स, दूसरे को बोलते हैं मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल जो है आगे चल कर क्या बनाती हैं? एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और मेमोरी सेल जो हैं वो बेसिकली मेमोरी डेवलप करते हैं। अब देखो होता क्या है ना कि जब भी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो उस टाइम पर इम्यून सिस्टम की व्हाइट ब्लड सेल्स की बी लिम्फोसाइट सेल्स जो है ना वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो है उस पर्टिकुलर एंटीजन या उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट में एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी को क्या करते हैं बेटा? प्रोडक्शन करते हैं। सिमिलर वे में अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो दूसरी सेल्स कौन सी बनी? मेमोरी सेल्स। और मेमोरी सेल्स का अल्टीमेट पर्पस क्या है कि उस एंटीजन या उस पैथोजन के अगेंस्ट में एक मेमोरी सेल बॉडी के अंदर डेवलप कर दें ताकि फ्यूचर में कभी भी सेम पैथोजन की दोबारा से एंट्री होगी तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम से सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो बी लिम्फोसाइट जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक प्लाज्मा सेल, दूसरी क्या है बेटा? मेमोरी सेल। सिमिलर वे में टी लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स के अलग-अलग तरह के सेल्स जो हैं वो कौन-कौन से बेटा? टी हेल्पर सेल्स हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, टी किलर सेल्स हैं, टी सप्रेसर सेल्स हैं और टी मेमोरी सेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल टी हेल्पर सेल्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये सेल्स वो हैं जो अदर इम्यून सेल्स को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बॉडी के अंदर जो बी लिम्फोसाइट्स है उसका डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन किस सेल की हेल्प से हो रहा है? टी लिम्फोसाइट की हेल्प से। और टी लिम्फोसाइट में कौन हेल्प कर रहा है? तो हम बोलते हैं टी हेल्पर सेल। सिमिलर वे में टी साइटोटॉक्सिक सेल जिसको हम शॉर्ट में टीसी सेल्स बोलते हैं, टीसी सेल्स क्या रिलीज करती हैं? साइटोकाइंस रिलीज करती हैं। टी किलर सेल जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस के इन्फेक्शन को क्या करते हैं? किल करते हैं। टी सप्रेशर सेल जो हैं वो बेसिकली सप्रेस करने का काम करते हैं और सिमिलर वे में क्या बनती है बेटा? टी मेमोरी सेल्स बनते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्लड प्लेटलेट्स। अब देखो ब्लड प्लेटलेट्स का नाउ काउंट अगर हम लेके चलते हैं तो लगभग इनका नंबर कितना है? 1.5 लाख टू 3.5 लाख क्यूबिक मिलीमीटर। प्रेजेंट कहाँ होते हैं? मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये एक तरह के क्या होते हैं? फ्रेगमेंटेड होते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं जिनके अंदर बिग साइज़ के क्या हैं? न्यूक्लियस हैं, उन सेल्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस चलती है और उससे क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? प्लेटलेट्स बनते हैं, ठीक है? प्लेटलेट जो हैं आगे चल कर के हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। तो इनका लाइफ स्पैन जनरली कितना है बेटा? 1 वीक है, अप्रॉक्सिमेटली 7 डेज़ है। अब देखो फॉर एग्जांपल हमने अंडरस्टैंड किया कि जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट
प्रेजेंट है बेटा, बिग साइज़ के क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस चल रही है, और फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से जल्दी अगर आप देखोगे तो प्लेटलेट्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और प्लेटलेट्स का जो शेप है ना, वो कोई फिक्स शेप नहीं है, वो कैसा शेप है, इरेगुलर शेप है। इसका शेप कैसा होता है बेटा, ओवल भी होता है और राउंड भी होता है। खास बात ये है कि एक मैच्योर आरबीसी और प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियाई बट आर फिल्ड विथ अ फ्लूइड, दैट फ्लूइड कॉल्ड एज थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जब भी आपके बॉडी में इंजरी होती है ना बेटा, तो यही थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है आगे चल करके ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के रिएक्शन को क्या कर देते, स्टार्ट कर देते। देखो बॉडी के अंदर ना, जब भी बॉडी के अंदर इंजरी होगी तो वहाँ से क्या होगा, ब्लड का लॉस होगा। तो ब्लड के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए बॉडी जो है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करती है। टोटल कितने फैक्टर्स काम करते हैं, 13 डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं एज अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर ये सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है ना, वो इनिशियली इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई इंजरी डेवलप होती है तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और एक्टिवेट करके क्या, फाइनली इनका टारगेट क्या है कि बॉडी के अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं, ताकि ब्लड का लॉस होना जो है वो कम हो जाए। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। तो सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है हमारे ब्लड के अंदर किस फॉर्म में होते हैं बेटा, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, इन एक्टिवेट करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग की जो रिएक्शन है ना, वो कैसे रिएक्शन, चेन रिएक्शन, कैस्केड रिएक्शन है। एक एंजाइम, एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होगा, वो अगले को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। इसी तरीके से साइकिल चलती, इसी तरीके से रिएक्शन चलती। इसीलिए हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग की जो रिएक्शन है वो कैसी है बेटा, चेन लाइक रिएक्शन है या कैस्केड रिएक्शन है, ठीक है। चलो ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ो, टॉपिक्स को रिवाइज करो, जितना हो सकता है ना एनसीईआरटी को पढ़ो, क्योंकि अपना एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जो नीट के क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम में, वो एग्जैक्टली नीट के एनसीईआरटी की जो बुक है ना बेटा, उसी से डायरेक्टली उठाए गए क्वेश्चन हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन को ना जितना अच्छे से आप अंडरस्टैंड करोगे, उतने अच्छे क्वेश्चंस को आप कम टाइम में रिजॉल्व कर लोगे। चलो, थैंक यू।